नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में। ओके, इसके पहले हमने दो महत्वपूर्ण अधिनियम कवर किया है। एक आपका 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और दूसरा हमने कवर किया है 1927 का भारतीय वन अधिनियम। ठीक है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये दो अधिनियम हमने कवर किया है और इस सेशन में हम करेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ये तीन एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन तीनों एक्ट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। इसके पहले भी और इसके बाद में कई बार इन एक्ट्स में संशोधन हुआ है, ठीक है, लेकिन ये तीन महत्वपूर्ण बन जाते हैं जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और भी जो संशोधन हुए हैं और जो अधिनियम नया बन के आया है संशोधन के बाद में, उसकी भी चर्चा थोड़ा बहुत हम देखेंगे इस वीडियो सेशन में। जैसे 80 के बाद में संशोधन हुआ था 1988 में, ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी इसको भी हम इस पे भी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में 2003 में जैव विविधता अधिनियम लाया गया था, ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-3 लाइन। इसके बाद में फिर अभी जो लेटेस्ट संशोधन हुआ है 21-22 में, ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे। अभी हाल ही में संशोधन किया गया है, ठीक है, 21-22 में संशोधन 21 में प्रस्तावित था और 22 में इसको शायद लागू कर दिया गया है। तो जो अभी ये करंट अफेयर का पार्ट बनता है, ठीक है, ये भी हम इसी वीडियो सेशन में चेक करेंगे कि हाल ही में ये जो वन संरक्षण अधिनियम है, इससे संबंधित जो संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया है, इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं और क्यों ये संशोधन पारित किया गया। क्योंकि ये ऑलरेडी अधिनियम बना हुआ था 1980-88, इसमें कई बार संशोधन हुए थे, तो हाल ही में फिर पुनः संशोधन क्यों किया गया है, क्या जरूरत पड़ गई, इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो सेशन में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग वन दरोगा की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ढंग से इन्वायरमेंट सेक्शन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं, आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ें। देखिए, नोट्स आपको हिंदी में दिया जा रहा है, लेकिन 30 जनवरी से इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो 30 जनवरी से जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो सभी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अभी भी व्हाट्सअप करके आप अपना नंबर, फ़ोन नंबर मुझे बता सकते हैं। मैं आपको कॉल करूंगा बाद में, जब नोट्स बन जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम नोट्स के लिए भी, यानी कि बाईलिंगुअल नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर जिन्होंने साइंस साइड इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो उन सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी हिंदी से, तो दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप किसी एक लैंग्वेज में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बिना किसी देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वन संरक्षण अधिनियम 1980 का इंट्रो ले लेते हैं, कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, ठीक है, और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 से लागू किया गया, ठीक है, तो ये डेट महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। आज का नोट्स आप जो ये देख रहे हैं, ये कंपेयर करेंगे अगर आप 1972 का जो मैंने पढ़ाया था और 1927 का जो मैंने पढ़ाया था, उसके कंपेरिजन में मैंने इसको बहुत शॉर्ट रखा है, ठीक है। तो शॉर्ट किया है मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, बच्चे परेशान हो सकते थे। हालांकि यहाँ पर भी मैंने समरी ही लिखी है, कॉपी पेस्ट नहीं किया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा समरी को मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है ताकि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिख सके। तो आज का ये नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, तो 25 अक्टूबर 1980 को ये लागू किया गया था, ये डेट आप याद रखेंगे, 25 अक्टूबर 1980। इसके बाद में आप देखिए अगला पॉइंट क्या है, वर्तमान समय में यह जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख सहित पूरे देश में लागू है। इसके बाद में आप देखिए 1927, देखिए 1927 के बाद में बीच में और भी आया था, 1952 में आया था, ठीक है, और भी कई बार संशोधन हुए थे। 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये भी बीच में पड़ा था। इसके बाद में 1980, ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं, तो 27 वाले में ये बताया गया था, 27 का जो अधिनियम था उसमें जो बताया गया था, उसमें जिस पर जोर दिया गया था, उसमें जोर ये दिया गया था, देखिए उसमें वनों के वर्गीकरण पर जोर दिया गया था, मतलब वनों के सीमांकन पर जोर दिया गया था। आरक्षित वन, संरक्षित वन, कौन से वन ग्राम वन होते हैं, ठीक है, और इसके बाद में राज्य सरकार को उसमें ज्यादा अथॉरिटी दी गई थी, ज्यादा पावर दिया गया था। राज्य के परमिशन से हम वन क्षेत्र घोषित करते हैं, राज्य के परमिशन से हम आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन घोषित करते हैं, ठीक है, और राज्य को यह परमिशन दिया गया कि आप किसी भी आरक्षित वन को नॉर्मल या संरक्षित या ग्राम वन घोषित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परमिशन राज्य सरकार को दी गई थी, लेकिन देखा यह गया कि जरूरत है कि राज्य सरकार से उठाकर इसको केंद्र सरकार
के परमिशन के रूप में भी बदला जा सके, ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार कहीं ऐसा ना हो कि मनमानी करे या अपने ढंग से चीजों को डील करे। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो वन संरक्षण अधिनियम है या फिर इससे संबंधित जो तथ्य हैं इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं केंद्र सरकार की भी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये समवर्ती सूची का विषय बनता है तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी और दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर कानून बनाएंगे। तो ये चीज हो गई थी, इसलिए इसको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह अधिनियम वनों का वर्गीकरण नहीं करता है। मींस आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन का मैटर इसका नहीं है, ये राज्य सरकार ही करेगी, बल्कि वनों के आरक्षित और संरक्षित श्रेणी से बाहर करने के प्रयासों पर रोक लगाता है, ठीक है। यानी कि इसको परमिशन, राज्य सरकार को परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी आरक्षित संरक्षित क्षेत्र को वन क्षेत्र से बाहर लाना है या इसके विरुद्ध कुछ कार्य करना है, ठीक है, जंगल के नियम के विरुद्ध, या नियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि संरक्षित क्षेत्र से अगर आरक्षित में लाना है, आरक्षित से अगर ग्राम वन में लाना है, या किसी जंगल क्षेत्र को निजी क्षेत्र घोषित करना है, इस टाइप से जो भी अब काम होंगे वो केंद्र सरकार की परमिशन से होंगे, वो ये अधिनियम कहता है, ठीक है, 1980 का जो अधिनियम है। तो ये चीज है, आप देख सकते हैं केंद्र सरकार के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए इसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया 1980 के अधिनियम में। आगे देखते हैं, देखिए केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के लिए एक सलाहकार समिति फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया गया है, ठीक है। अब देखिए वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति जरूरी है। अगर आप जंगल में खेती कर रहे हैं, ठीक है, कृषि वानिकी कर रहे हैं, तो आपको केंद्र सरकार की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसने वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा। तो ये इसका उद्देश्य, ये इसका प्रारूप है, ठीक है। ये जो आपने अभी देखा ये इसका इंट्रो है और इससे हमें क्या देखना है, क्या हमें इसमें पढ़ना है अधिनियम में, वो चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसका जो उद्देश्य है इसको भी फटाफट देख लेते हैं। हालांकि उद्देश्य जो है प्रारूप में ही दिख जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम 2-3 लाइन में उद्देश्य समझ लेते हैं अच्छे से। वनोन्मूलन के साथ साथ पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकना, वन को नवीनकरणीय प्रकृति स्रोत के रूप में स्वीकारना, ना कि धनोपार्जन के रूप में स्वीकारना। मतलब जंगल को हम प्रकृति के स्रोत के रूप में स्वीकारेंगे, ना कि हम बस ये देखेंगे कि ये पेड़ काट के बेचेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा, ये हमको नहीं देखना है, ठीक है। धनोपार्जन के स्रोत के रूप में हमें जंगल को नहीं देखना है। भूमिहीन, गरीब जनजाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के द्वारा वनों के अतिक्रमण पर नियंत्रण करना। मतलब जो जंगल के निवासी हैं, जो जंगल को काट के अपना घर बनाते हैं, कृषि खेती करते हैं, तो थोड़ा सा इन पे कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कंट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये लाइन देखिए आप, आरक्षित संरक्षित श्रेणी से बाहर करने के प्रयासों पर रोक लगाता है। यानी कि ये अगर कोई चीज जंगल क्षेत्र से बाहर की जा रही है, उन पर ये रोक लगाने के लिए ये कानून है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर कोई प्रयास कर रहा है कि कोई जंगल आरक्षित से बाहर आ जाए, संरक्षित श्रेणी से बाहर जाए, तो उसके प्रयासों पर ये रोक लगाता है। और ये प्रयास कौन करेगा? इंसान ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरीब, अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों द्वारा जो जंगलों का अतिक्रमण होगा, इन सारी चीजों को नियंत्रण रखा जाता है इस कानून के द्वारा। अब हम बात करते हैं, बस इतना ही खत्म है, ठीक है। इसके बाद में आपको इसमें और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। मैंने आपको बताया था कि मैंने शॉर्ट रखा है इस बार। और इसके बाद में आप संशोधन देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में इस कानून में संशोधन किया गया है। आज थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर रहा है, तो मैं आगे पीछे कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं डिले कर रहा हूँ बोलने में। देखिए अगला जो आप देख रहे हैं ये है राष्ट्रीय वन नीति 1988, और ये है 1980 का ही जो संशोधन रूप है, संशोधन प्रारूप है, संशोधन रूप है, ये 88 के रूप में सामने आया है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के जो मुख्य प्रावधान है इसको आप लोग देख लीजिए। देश के 33% भाग को वनाच्छादित करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। वनों को उनकी वनस्पति व जीव जंतुओं सहित राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा। व्यापक पैमाने पर वनारोपण अभियान चलाए जाएंगे और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम पर एक अलग से वीडियो आएगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहें, हो सकता है कल परसों में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके बाद में आप बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम तथा मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण को नियंत्रण करना, राष्ट्रीय आवश्यकताएं पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना और वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना। तो ये 1988 का जो प्रावधान है, ठीक है, ये प्रावधान के अंतर्गत ये लाइंस आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए,
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे, 2-3 लाइन और है, इनको भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वन संरक्षण नियम 2022 के प्रावधान। 2021 में ये प्रस्ताव लाया गया था और 2022 में शायद इसको पारित कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन बन सकता है, ये महत्वपूर्ण है, ये करंट अफेयर का भी सेशन है, करंट अफेयर का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इनको शॉर्ट में हम MOEFC बोलते हैं, ने वन संरक्षण नियम 2022 जारी किया है। इसके अंतर्गत 1980 की धारा 4, 1980 जो अभी हमने पढ़ा, इसमें एक धारा है, 4 धारा, और वन संरक्षण नियम 2003 के अधिक्रमण 2003 के अधिक्रमण में प्रदान किया है। इस लाइन को थोड़ा सा आप चेक कर लेना, ठीक है। 2003 के अधिक्रमण सुपरप्रेशन में प्रदान किया है, इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लूंगा, ये लाइन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। मतलब इसमें 2003 से संबंधित कुछ प्रावधान है और 1980 की जो धारा 4 है, इससे संबंधित कुछ प्रावधान को संशोधित किया गया है, चेंज किया गया है। देखिए, इस अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी, जो अभी 2022 वाला अधिनियम आया है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, वनों की वर्तमान परिभाषा से देश भर में भूमि का उपयोग सीमित, निजी भूमि पर दिक्कत, देश की सीमांकन में दिक्कत। तो मैंने इनको बहुत शॉर्ट रखा है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। वनों की जो वर्तमान परिभाषा चल रही थी, मीन्स जो संशोधन के बाद में जो परिभाषा निकल के फाइनली बाहर आई थी, इससे भूमि के उपयोग सीमित हो गए थे, ठीक है। निजी भूमि पर दिक्कत हो रहा था, मतलब अगर किसी की निजी भूमि है जो जंगल क्षेत्र में आती है, जैसे ये जंगल का क्षेत्र है, इसके बगल में अगर किसी की निजी भूमि है, ये इतना किसी की निजी भूमि है, तो ये तो जंगल है। अब इस जंगल की वजह से यहाँ पर भी पेड़ पौधे उगाएंगे। निजी भूमि था, इस पर किसी को कुछ काम करना था, काम किसी कारणवश नहीं कर पाया, ठीक है। अब इस पे भी पेड़ पौधे, जंगल एक तरह से उगाए, मतलब आप समझ लीजिए कि 5-6 मीटर के पेड़ पौधे इस पे उगाए हैं। तो अब अगर कोई काम करना स्टार्ट करना चाहता है इस पर, तो वो काम स्टार्ट नहीं कर सकता है। भले से उसकी निजी भूमि है, भले से उसकी जमीन है, लेकिन इस पर अगर जंगल उगाया है, मतलब जंगल से संबंधित वृक्ष उगाए हैं, तो ये काम स्टार्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए फिर केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलती है, आपको पता है। परमिशन लेने के लिए कहाँ कहाँ भागना पड़ता है, पैसे खिलाने होते हैं। तो निजी भूमि पर भी जिसका जो स्वामित्व था, उस पर कहीं ना कहीं उसको अंकुश लगता दिख रहा था, वो परेशान हो रहा था। इसलिए ये अधिनियम की जरूरत पड़ी, संशोधन की जरूरत पड़ी कि कुछ संशोधन करके जो निजी भूमि का मालिक है उसको कम से कम रिलीफ दिया जाए, ठीक है। तो आप समझ गए 2022 के संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, वन भूमि की पहचान अस्पष्ट और मनमानी। जो सीमांकन तय किया गया था 1927 के माध्यम से, ठीक है, वो अस्पष्ट था, मतलब संरक्षित, आरक्षित और ग्राम वन, ये सारी चीजों को बहुत अस्पष्ट और मनमानी ढंग से पेश किया गया था, लिखा गया था। तो ये सारी चीजें जो वर्तमान में है, मालिक हैं या कोई संस्था है, वो फेस कर रही है। तो इसलिए फिर इस संशोधन की जरूरत पड़ी और संशोधन करना आवश्यक हो गया। निजी भूमि की पहचान में दिक्कत है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद में TN गोदावर्मन थिलुमपाद VS भारत संघ 1996 का केस है एक। एक्चुअल में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने वन परिभाषा बढ़ा दिया था। वन परिभाषा का मतलब ये होता है कि वनों को काफी आरक्षण दे दिया था। मतलब अगर कोई रेलवे ट्रैक है, ठीक है, मतलब कोई रेलवे की जमीन है, बाई चांस रेलवे मंत्रालय ने कोई जमीन परचेज कर रखी है रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, अब समय आ गया है कि ट्रैक बिछाया जाए। लेकिन क्या हुआ है कि अगर वो ट्रैक जंगल क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, जैसे जंगल ये है और जंगल क्षेत्र से बाहर है, और इसको जमीन परचेज किया गया है इस पर रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, एक सेकेंड, तो अगर समय से इस पर रेलवे ट्रैक नहीं बिछाया गया, ठीक है, या डिले हो गया कार्य, तो कुछ समय के बाद में ये जमीन भी वनों के अंतर्गत घोषित कर दिया जाता था, कि मतलब ये जमीन वन के अंतर्गत आता है। तो ये रेलवे मंत्रालय ही नहीं, इस तरह से जितनी भी संस्थाएं हैं और भी जो प्रोजेक्ट लाने होते थे, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो संस्थाएं थी, गवर्नमेंट बोर्ड थे, ठीक है, या फिर निजी स्वामित्व का कोई व्यक्ति था, इन सारे लोगों को फेस करना होता था। इसलिए इस संशोधन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसलिए ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था एक केस, भारत संघ बनाम इनका नाम था, और ये केस 1996 का केस था, प्रसिद्ध केस है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर लिया है। जरूरत है आप लोग जान लीजिए, ठीक है। इसके बाद में प्रस्तावित संशोधन, अब जैसा कि मैंने बताया कि ये दिक्कत हो रही थी, तो अब संशोधन
जो प्रस्तावित संशोधन है इसमें आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या संशोधन में प्रस्ताव पारित करने के लिए कहा गया, ये आप देख लीजिए। देखिए, वनों के उपयोग को आसान बनाना, 1980 से पहले रेलवे और सड़क मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित सभी भूमि को अधिनियम में छूट। अब 1980 के पहले रेलवे मंत्रालय ने, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि निजी स्वामित्व के लोग परेशान होते थे, रेलवे मंत्रालय परेशान होता था, जो सड़क मंत्रालय है ये भी परेशान होते थे, ठीक है। डिफाइन ही नहीं होता था कि वनों का क्षेत्र कहाँ तक है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की कड़ाई ऊपर से, क्योंकि वन परिभाषा बढ़ा दी गई थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहा गया कि 1980 से पहले जो रेलवे ने और सड़क मंत्रालय ने जमीन को ग्रहण किया था, उन सब भूमि पर छूट दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, और ये भी नहीं कि उस पर निर्माण से पहले हमें फिर मंत्रालय में दौड़ना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट छूट दे दिया गया। 1980 के पहले जो जमीन अधिग्रहण किया गया था, वनों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था उन सारे क्षेत्रों का, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे निजी व्यक्तियों के लिए छूट के प्रावधान, 250 वर्ग मीटर पर तुरंत निर्माण। क्या होता है कि जैसे ये वन है, जैसा कि मैंने बताया, और कोई निजी व्यक्ति है जिसने यहाँ पर जमीन परचेज किया, ठीक है। समझ लो कि ये 1000 वर्ग मीटर इसने जमीन परचेज किया है, 1000 वर्ग मीटर यहाँ पर इन्होंने जमीन परचेज किया है। अब यहाँ पर भी पेड़ पौधा उगाया, तो क्या था कि जब पेड़ पौधा उगाया था तो इस क्षेत्र पे कार्य नहीं कर सकते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए उनको वन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, केंद्र सरकार और भी जो नियम और जो भी बोर्ड बनाए गए थे उन सबको फॉलो करना था, उनसे परमिशन लेनी थी, बहुत दौड़ भाग करना था, प्रोजेक्ट रुक जाता था, 2-3 साल 5 साल तक डिले हो जाता था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे 1000 वर्ग मीटर, 1000 स्क्वायर वर्ग मीटर अगर इनकी जमीन थी, तो कोई प्रोजेक्ट इमीडिएट स्तर पे लॉन्च करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो, 250 मीटर तक आप प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर दो, ठीक है। इसमें इस जमीन में 250 वर्ग मीटर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 250 वर्ग मीटर पर तुरंत निर्माण कार्य स्टार्ट किया जाए, तो 250 मीटर पर तुरंत निर्माण कार्य स्टार्ट किया जाएगा, और बाकी का जो क्षेत्र होगा उसके लिए परमिशन आप लेते रहें एक आध साल में। और 250 वर्ग मीटर बहुत होता है, जब तक आप इस पर कार्य करेंगे 250 मीटर का, जब तक आप एरिया डिफाइन करके उस पर प्रोजेक्ट लगाएंगे, तब तक आपको परमिशन एक आध साल के अंदर मिल जाएगा। यानी कि ये काम रुकेगा नहीं, 250 वर्ग मीटर पर आप किसी भी साइट से कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी के लिए आप परमिशन लीजिए, ठीक है। तो ये संशोधन, ये प्रस्तावित किया गया, ये प्रस्ताव मतलब डाला गया संशोधन में कि ये चीज हो जाए। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी की छूट। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर साइड हो गया, अरुणाचल प्रदेश साइड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड साइड हो गया, जो सीमाएं लगाते हैं, जो चाइना से सीमाएं लगाते हैं, तो आपको पता होगा कि चाइना अपने बॉर्डर पर बहुत बड़े बड़े मशीन लाके रख रहा है, सड़कें निर्माण कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें वहां पर बहुत जोरों शोरों से चल रही है कि आगे अगर युद्ध वगैरह होता है तो कोई दिक्कत ना हो, फटाफट इनका जो वेपन्स है या फिर जो व्हीकल्स वगैरह है, टैंक वगैरह है, इनको मूव करा के बॉर्डर पर लाके खड़ा कर दिया जाए। ये चाइना की कोशिश है। और इंडिया में क्या है, इंडिया में जो आपको पता होगा कि जंगली क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो उधर का पार्ट है जो चाइना से लगता है, तो वो जंगली क्षेत्र है, मतलब फॉरेस्ट क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में भी जंगल वन पाए जाते हैं, जो बॉर्डर क्षेत्र होता है वहां पे। तो वहां पर हमको परमिशन लेने में काफी टाइम लग जाता है। मतलब अगर हमको बॉर्डर पर सड़क निर्माण करना है, मिलिट्री बेसिस बनाने हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा कार्य करना है कि जो रक्षा क्षेत्र से बिलोंग करता हो, जो भारत की सुरक्षा को निर्धारित करता हो, तो वो कानून जो बीच में आड़े आ रहा था, पर्यावरण वाला जो कानून था, मतलब जंगलों की सुरक्षा संबंधित जो कानून था, वो बीच में आड़े आ रहा था, और इसलिए प्रोजेक्ट ही नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे। तो अभी क्या हो गया है, अभी इसमें रिलीफ दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास जो रक्षा परियोजनाएं हैं उनको मंजूरी दे दी जाए, ठीक है, उनको रोका ना जाए, अभी इमीडिएट स्तर पे कार्य स्टार्ट किया जाए, बाकी धीरे धीरे जो है आगे जो नियम कानून है उसको भी फॉलो कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इनको मंजूरी से छूट, यहाँ पर मंजूरी में छूट होना चाहिए, ठीक है, तो मंजूरी में इनको छूट मिल गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है वन भूमि से तेल और प्राकृतिक गैस निकालने की अनुमति। जो वन भूमि है, आपको पता होगा कि वन भूमि में क्या होता है, जैसे ये जंगल है, ये जंगल है, पेड़ पौधे, यहाँ पर पता चला कि इस जंगल में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। आर या पार, अभी एक मूवी आई है हॉट स्टार पे, वेब सीरीज है आर या पार करके, ठीक है। एक बहुत बड़ा टाइकून था, मतलब अरबपति आदमी था, उसको पता चलता है कि किसी पार्टिकुलर जंगल में वहां की जमीन में यूरेनियम पाया जाता है, तो वो इसको खोदने के लिए यहाँ के जो निवासी थे इनको भगाने का प्रयास करता है, इनको मारता है। इसी पर ये मूवी आई है आर पार, ठीक है। तो अगर आप लोग वेब सीरीज देखते होंगे आपको पता होगा। अभी क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि वन भूमि निजी, एक सेकंड, कहाँ गया, वन भूमि से तेल और प्राकृतिक गैस निकालने की अनुमति। क्या है कि जैसे जंगल है,
अब पता चला कि इसके नीचे हमें प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक मतलब तेल वगैरह है, पेट्रोलियम वगैरह है। तो अब जंगल को तो आप खोद नहीं सकते हो, जंगल को आप नहीं खोद सकते हो, तो क्या किया जाएगा, किया ये जाएगा कि ड्रिलिंग की जाएगी, बाहर से ड्रिलिंग की जाएगी, ऐसे यहां से ड्रिलिंग की जाएगी। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। आज लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है, देख रहे हैं, मूव ही नहीं कर रहा है। तो यहां पर देखिए एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग। तो ये बाहर से ड्रिलिंग की जाएगी और यहाँ का तेल और प्राकृतिक गैस निकाला जाएगा, जंगल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज होनी है और ये परमिशन 2022 के संशोधन में लगाया गया है कि ये परमिशन मिल जाए। इसके बाद में अधिनियम के तहत आने वाली सड़कों के किनारे पट्टीदार वृक्षारोपण को छूट, मतलब सड़क के किनारे जो पट्टीदार वृक्षारोपण होंगे ये किए जाएंगे, इसमें छूट डाला गया है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस संशोधन के माध्यम से कुछ चिंताएं भी हैं कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कारपोरेट स्वामित्व। भाई अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 250 वर्ग मीटर पर ये अपना कार्य स्टार्ट कर देंगे, तो क्या लगता है कि ये रुकने वाले हैं? फिर अरबपति खरबपति लोग हैं, पैसा इनके पास अपार है। तो ये क्या होगा कि मतलब ये जो जमीन उगाई है, जो जंगल, जो इनका निजी स्वामित्व वाला जमीन है, इस पर जो जंगल उगाया है, इस पे ये इमीडिएट स्तर पर कटाई शुरू कर देंगे पेड़ों की। तुरंत पेड़ काटो, गिराओ फटाफट, मतलब अपने अनुसार काम करो। और ये सारी चीजें जो है गड़बड़ हो जाएंगी, असंतुलित हो जाएंगी, पर्यावरण के खिलाफ थोड़ी हो जाती हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप कॉर्पोरेट जो सेक्टर है इसको बढ़ावा मिल जाएगा, इसका स्वामित्व हो जाएगा एक तरह से। फिर आप देख रहे हैं कि वनों के बड़े इलाकों के गायब होने की संभावना, ऑब्वियस सी बात है। वनों के बड़े इलाके, ये जो मैं जमीन की बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो जमीन है, ये एक दो बीघे की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आप मान के चलिए कि सैकड़ों एकड़ की बात हो रही है, बहुत विस्तृत क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो वहां पर जब पेड़ उगाएंगे इनकी जमीन पर, वो पेड़ों की कटाई हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद में आप देखिए, यह है आदिवासी वनवासी समुदायों की चिंता। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे वन भूमि पर सड़कों और रेलवे के लिए छूट, जंगलों के साथ साथ वन्य जीवों के लिए हानिकारक। मतलब अगर हम सड़कों और रेलवे को छूट दे देंगे तो ये जंगलों के साथ साथ वन्य जीवों के लिए भी हानिकारक होगा। निजी वनों पर, निजी आवासों के लिए छूट से वनों का विखंडन और वनों का विखंडन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ रहे हो, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। निष्कर्ष क्या है, परामर्श पत्र को सार्वजनिक करना सकारात्मक होगा। संसदीय प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए, इस पे जो वोटिंग प्रक्रिया होगी ये बहुत सोच समझ के होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो उनको अगर फायदा हो रहा है तो वो अपने अनुसार वोटिंग करा ले, ऐसा नहीं है। इस पे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अस्पष्टता और पारदर्शिता का प्रभाव, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर है तो शायद सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ में संपन्न हो। आगे हम देखते हैं और भी कुछ चीजें हैं। अधिसूचित वनों के लिए वन कानूनों को और कठोर बनाना चाहिए। अपराधियों को गैर जमानती बनाना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि जमानत हो जाए, पैसा देके ये बेल पे निकल जाए। 1 वर्ष तक के कारावास सहित बढ़ी हुई सजा का प्रावधान होना चाहिए। कुछ जंगलों में किसी भी तरह का डायवर्जन की अनुमति नहीं होनी चाहिए। कुछ जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसा कि संरक्षित क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है कि वहां पर मानव गतिविधियां हो। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद में क्या है, 2-3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, बस ये इसके बाद में ये सेशन एंड होता है। वन संरक्षण से संबंधित कुछ अन्य अधिनियम इस प्रकार है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी और इस वीडियो में भी करूंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसकी चर्चा हमने पहले कर रखी है। अब ये कुछ अधिनियम की बात हो रही है ना, तो उसमें ये भी आ गया। इसके बाद में है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये बीच में और भी आया था, 88 के पहले भी एक आया था, बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी है। 2003 का जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ये आप समझ लीजिए कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कौन सा है, तो आपको डेट दे देगा, 2003 का है, 1880 का है, 1972 का है, तो 2003 का ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 का जो अधिनियम है, याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी से संबंधित है। यहाँ पर इन पर होने वाले अत्याचार, जो अनुसूचित जनजाति है, इनका जो अधिकार है सीमित कर दिया गया, इसलिए इनको ध्यान में रखते हुए एक 2006 में अधिनियम लाया गया जो कि अनुसूचित जनजाति को ध्यान में रखते लाया गया, इसलिए इसका नाम भी यही चीज कर दिया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में एक कार्यक्रम चलाया गया था, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसको हम राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम बोलते हैं। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 में वन भूमि के वनीकरण के लिए लागू किया गया था। तो 2000 में याद रखिएगा ये वन रोपण कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको समझने थे, बताने थे, जिसमें हमने डिटेल में चर्चा की। जो 2022 में संशोधन हुआ है, क्यों हुआ है, इसकी चिंताएं क्या है और प्रस्तावित संशोधन क्या क्या है, कि आप इसमें क्या क्या संशोधन करने वाले हैं। बाकी हमने 1980 का जो वन
कंजर्वेशन, एक सेकेंड, 1980 का जो वन संरक्षण सिद्धांत है इसको बहुत ढंग से देखा। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसका नोट्स अगर आपको इंग्लिश में प्राप्त करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपको डिटेल दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।